टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑन किरचॉफ लॉज। एग्जाम्पल 3.5 एनसीईआरटी बुक का ये प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि मेरा किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ एवं सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 3.7 एनसीईआरटी बुक करंट इलेक्ट्रिसिटी पर मेरा ऑलरेडी डिटेल लेक्चर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मेरा रिकमेंडेशन हुआ कि आप उसे देख लें ताकि इस लेक्चर के हर पार्ट को समझने में आसानी होगी। अब हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑन किरचॉफ लॉज। एग्जाम्पल 3.5 ये एनसीईआरटी बुक का एक प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्रॉब्लम को मैंने बोलने से पहले हम जरा से इसके डायग्राम के बारे में थोड़ा जो है इसको अगर एक्सप्लेन कर देंगे तब इसको समझने में आपको और अच्छा लगेगा। इसलिए करके पहले हम इसका सर्किट डायग्राम के बारे में बोलते हैं, फिर तब हम क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे। यहाँ देखा जाए, ये जो है एक क्यूबिकल नेटवर्क है। इसमें 12 रजिस्टर है और प्रत्येक रजिस्टर जो है सभी का रेजिस्टेंस 1 ओम है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसमें जो है ये जो नेटवर्क जो है इसमें ए बी सी डी और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, यही जो है सो नेटवर्क हुआ। ये क्यूबिकल नेटवर्क है। और इसमें जो है ए पॉइंट और सी डैश पॉइंट जो है ये डायगोनली अपोजिट है। और ए पॉइंट से जो है एक सेल के जो है पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा गया है। और सेल जो है यहाँ पर सर्किट में ये 10 वोल्ट का सेल है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल को ए पॉइंट से और नेगेटिव टर्मिनल को सी डैश पॉइंट से जोड़ा गया है। और इसमें जो है सो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3I करंट जो है ये पॉइंट पर पहुंच रही है और सी डैश पॉइंट पर 3I करंट जो है निकल रही है। ऐसे भी सेल का रूल है, पॉजिटिव टर्मिनल पर जितना करंट जो है सो निकलती है, नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही करंट आना चाहिए। तो 3I करंट मतलब यहाँ से जो है निकली और फिर 3I करंट जो है सो यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल में आ रही है। अब ये जो है तो नेटवर्क को जरा सा ये देखा जाए, इसमें जो है ये मतलब ए बी सी डी ए डैश बी डैश सी डैश जो है सो ये जो नेटवर्क हुआ, इसमें देखते हैं कि ए पॉइंट पर जो है सो 3I करंट आ रही है। तो और जितना भी ब्रांच है जितने भी आर्म्स है सभी का जो रेजिस्टेंस इक्वल है। तो आप जानते हैं कि अगर करंट रेजिस्टेंस इक्वल होगा तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ए बी ब्रांच में भी I करंट जा रही है, ए डी ब्रांच में भी I करंट जा रही है और ए डैश ब्रांच में भी जो है ए डैश ब्रांच में भी I करंट जा रही है। और फिर जो है हर ब्रांच का जो है सो रेजिस्टेंस इक्वल है। तो फिर ए डैश पॉइंट पर जो है ये I जो करंट इधर से आई, ये ए डैश डी डैश ब्रांच में I/2 करंट गई और ए डैश बी डैश ब्रांच में भी I/2 करंट गई। फिर यहाँ डी पॉइंट पर जो यहाँ ये करंट जो आई इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन I/2 जो है डी डी डैश ब्रांच में और डी सी ब्रांच में फिर I/2 हो गया। फिर उसी तरह से I करंट जो ए बी ब्रांच में आई तो बी पॉइंट पर जो है I/2 करंट बी बी डैश ब्रांच में और बी सी ब्रांच में जो है सो I/2 करंट गया। और फिर उसी तरह से जो है अब यहाँ डी डैश पॉइंट पर देखा जाए, I/2 करंट इधर से आ रही है और I/2 करंट जो है डी डी डैश तरफ से आई और दोनों मिलकर के यहाँ I बन गया। फिर यहाँ जो है सो इस पॉइंट पर देखते हैं बी डैश पॉइंट पर, तो I/2 करंट ए डैश बी डैश से आती है और बी बी डैश ब्रांच से जो I/2 आई, दोनों I/2 ये मिल करके यहाँ I करंट बना। फिर उसी तरह से सी पॉइंट पर देखते हैं I/2 करंट डी सी से और बी सी ब्रांच से जो है I/2 करंट यहाँ I मिला। और टोटल करंट जो है सो यहाँ जो 3I करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हुआ, 3I जो था फिर लास्ट में हमको 3I करंट मिला और नेगेटिव टर्मिनल में इतना ही करंट चला जाता है। तो ये जो हुआ ये, और इसमें जो है तो हमको इस टोटल नेटवर्क का जो है जो क्वेश्चन जो अभी हम लोग बात करेंगे उसमें है कि टोटल नेटवर्क का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और ईच ब्रांच में जो करंट का वैल्यू क्या होगा उसको निकालना है। अब हम जो है सो इसका मतलब इस क्वेश्चन को जो है ये जो प्रॉब्लम जो है इसको पढ़ रहे हैं। A battery of 10 volt and negligible internal resistance is connected across diagonally opposite corners of the cubical network. Cubical network की में diagonally opposite corner में जो है 10 वोल्ट का सेल और जिसका कि internal resistance negligible है उसको जोड़ा गया है and consisting of 12 रजिस्टर, जिसमें 12 रजिस्टर है and each of resistance 1 ohm और हर एक का रेजिस्टेंस 1 ओम है। ये गिवन फिगर डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, पूरे नेटवर्क का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है एंड करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब, और प्रत्येक ब्रांच में जो है करंट का वैल्यू क्या होगा। तो यही हम अब इसका हम इस क्वेश्चन का जो है सो यानी इस प्रॉब्लम का जो है हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सर्किट को तो ये बताया। अब इस सर्किट में देखा जाए ए बी सी डैश ई और ए एक जो है एक लूप हुआ ये। तो इस लूप का जो है हम लोग किरचॉफ का वोल्टेज लॉ आप जानते हैं कि क्या है कि ये अलजेब्राइक सम ऑफ द चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टेंस एंड सेल इज जीरो।
ये जो है किरचॉफ्स का वोल्टेज रूल पर, वोल्टेज लॉ पर मेरा एक अलग लेक्चर है, उसको भी आप मैंने देख लेंगे, तो उससे जो है सो आपको और नॉलेज क्लियर हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ हमको ये इस लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, फिर थोड़ा ब्रीफ में बोलेंगे, लेकिन इसको भी कोशिश करेंगे कि आप जल्द अच्छा से समझ लें। तो ये क्या हुआ, अल्जेब्राइक सम ऑफ द चेंजेज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इज जीरो। तो यहाँ जो लूप जो है आपका ए बी सी डैश ई ए, ये जो लूप हुआ, इस लूप में देखना है कि अल्जेब्राइक सम किसका, तो चेंजेज इन पोटेंशियल। चेंजेज इन पोटेंशियल किसका, तो रेजिस्टर्स और सेल का। तो हमको देखना है कि उस मतलब लूप में जो है कितने रेजिस्टर्स हैं और कितने सेल हैं। यहाँ देखते हैं ए बी ब्रांच में एक रजिस्टर है, बी सी ब्रांच में है, सी सी डैश ब्रांच में है, और इस ब्रांच में जो है सो एक सेल है। तो रजिस्टर का जो होता है चेंजेज इन पोटेंशियल, तो हमको चेंजेज इन पोटेंशियल को जो है सो टोटल सर्किट माना लूप का जो चेंजेज इन पोटेंशियल वो कितना होना चाहिए, जीरो। तो वो जो है सो पहले हम चेंजेज इन पोटेंशियल निकालेंगे, और फिर उसके बाद जो है सो उसको माना किरचॉफ का वोल्टेज लॉ के अनुसार उसको जीरो करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सेंटेंस में भी कुछ मैटर लिखा है, लेट आर विद रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर। जितने रजिस्टर यहाँ है सभी का रेजिस्टेंस को हम आर मान लिए। एप्सिलॉन जो है ईएमएफ ऑफ दिस सेल है। अब लिखते हैं अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज रूल इन द लूप ए बी सी डैश ई ए, यानी ये जो लूप है ए बी सी डैश ई ए, इस लूप में हम किरचॉफ का वोल्टेज रूल लागू कर रहे हैं। तो इसको लागू करने के लिए ये जो देखिए, ये हम बनाए हैं पाथ। ये पाथ का डायरेक्शन जो है, पाथ एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है। यहाँ हमने क्लॉकवाइज लिया है पाथ को, और इसमें जो है हमको क्या करना है, पूरे लूप में जो है चेंजेज इन पोटेंशियल निकालना है। अगर टोटल का चेंजेज इन पोटेंशियल निकलेगा तो उस टोटल का सम क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ जो है ए बी ब्रांच में देखा जाए करंट आई है, और रेजिस्टेंस हम आर यहाँ सपोज किया, यहाँ लिखे आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर। तो यहाँ जो है करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओम्स लॉ के अनुसार क्या होगा, चेंजेज इन पोटेंशियल आर इंटू आई होगा। लेकिन यहाँ देखा जाए करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन दोनों सेम है, इसलिए ये जो है पोटेंशियल ड्रॉप कहलाएगा। अगर चेंज माना करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम होता है तो कहेंगे चेंजेज इन पोटेंशियल जो होगा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन अपोजिट हो तो चेंजेज इन पोटेंशियल गेन कहलाएगा, तब वहाँ प्लस साइन देंगे। तो यहाँ क्या है, करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम है, तो चेंजेज इन पोटेंशियल आर इंटू आई हुआ, लेकिन नेगेटिव साइन इसलिए देंगे कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहाँ लिखा है आई आर तो लिखे ये चेंज इन पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब माइनस साइन दिया पोटेंशियल ड्रॉप के चलते। फिर अब हम देखते हैं, ये तो ए बी ब्रांच का हुआ। अब बी सी ब्रांच में देखा जाए आई बाई टू करंट है, रेजिस्टेंस आर है, तो आर इंटू आई बाई टू हुआ, लेकिन करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन दोनों सेम है, इसलिए माइनस आई बाई टू इंटू आर हुआ। ये जो है सो ये वोल्टेज हुआ। फिर अब इसमें जो है सो हम देखते हैं सी सी डैश ब्रांच में, माना करंट आई है, रेजिस्टेंस आर है, तो आर इंटू आई हुआ, चेंज इन पोटेंशियल, और यहाँ करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन दोनों सेम है, इसलिए यहाँ भी जो है सो लिखेंगे माइनस आई आर। तो ये हुआ चेंजेज इन पोटेंशियल माने अक्रॉस थ्री रजिस्टर्स। अब हमको इस लूप के अंदर में जो लूप बताए ए बी सी डैश ई ए लूप, इस लूप में देखते हैं कि क्या है, यहाँ एक सेल है, और सेल का जो ईएमएफ जो है एप्सिलॉन यहाँ सपोज किया, यहाँ लिखा मैंने एप्सिलॉन इज ईएमएफ ऑफ दिस सेल। तो सेल में क्या होता है, यहाँ देखा जाए पाथ जो है सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रही है। अगर पाथ का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा तो कहेंगे पोटेंशियल गेन हुआ, यानी लो से अगर हाई पर जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब लो से हाई पर जा रहा, लो से हाई पर जाएगा तो कहेंगे पोटेंशियल गेन हुआ। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर पाथ जाती तो कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप कहलाता। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे प्लस एप्सिलॉन। ये जो प्लस एप्सिलॉन हुआ, एप्सिलॉन तो हुआ क्योंकि सेल का जो होता है चेंज इन ईएमएफ, सेल के लिए मतलब चेंज इन पोटेंशियल सेल के ईएमएफ के बराबर होता है, और उसमें पोटेंशियल गेन इसलिए दिया कि पाथ का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है। तो यहाँ लिखा है माना प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हुआ, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज रूल इन द लूप ए बी सी डैश ई ए। मैंने ये जो लूप का विचार किया ए बी सी डैश ई ए, ये जो अलग लूप हुआ, इस लूप के लिए हम लोगों ने यहाँ निकाला, और अब इसके बाद इसको हम माइनस आई आर तीनों से कॉमन ले लिए, तो वन प्लस हाफ इसको मैंने सॉल्व किया, माइनस आई आर और 5/2 और प्लस एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन इक्वल टू हो गया 5/2 आई आर। ये इक्वेशन 1 मान लिया। ये जो हुआ सेल का ईएमएफ का वैल्यू जो है सो ये निकाले। अब हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क जो है, मेरा क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क क्या होगा पूरे नेटवर्क में। अब इस नेटवर्क को जरा गौर से डायग्राम को देखा जाए, यानी इसमें 3I करंट आ रही है और फिर 3I करंट निकल रही है, तो टोटल सर्किट का जो करंट जो है हमको वो 3I है,
और इस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम ReQ मान लें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और उसके बाद जो है थोड़ा हम हल्का सा ओम्स लॉ का चर्चा करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा समझने में। यहाँ देखा जाए कोई वायर है, ये अलग से समझा है, इस क्वेश्चन से अलग चीज़ हुआ है। ये भी एक वायर है, इसमें जो है सो करंट आई जा रही है, ए पॉइंट का पोटेंशियल V है, बी का पोटेंशियल VB है, और करंट आई जा रही है, रेजिस्टेंस R है। तो आप जानते हैं कि VA माइनस VB को V कहते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। और ओम का कहना है कि टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस करंट का प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शनैलिटी के चिन्ह को हटाकर इक्वालिटी के चिन्ह देंगे, कांस्टेंट थे, इसी कांस्टेंट को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा, वोल्टेज बाय करंट। यानी हमको सर्किट में अगर रेजिस्टेंस निकालना होगा तो वोल्टेज को करंट से डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस निकलेगा, अगर करंट निकालना होगा तो वोल्टेज को हम रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। तो अभी हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इसलिए इस फार्मूला का हम यहाँ यूज करेंगे। अब यहाँ देखा जाए कि 3i जो है, यहाँ मान लिए हैं कि ReQ, यानी EQ का मतलब इक्विवेलेंट के लिए लिखे हैं, तो ये सिंबल हुआ ReQ का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। अब 3i जो है टोटल करंट इन द नेटवर्क। अब इस सर्किट में देखा जाए टोटल करंट कितना, 3i आ रही है, 3i निकल रही है, तो टोटल सर्किट का करंट 3i हुआ। और जो है सो और मैंने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ReQ मान लिए हैं, तो हम जो है इसका जो है सो ReQ के लिए क्या लिखेंगे, यानी EMF को, यानी वोल्टेज को हम करंट से डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला। अभी जस्ट सिखाए हैं कि वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, ये करंट होगा ये। और यहाँ वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमको वोल्टेज और डिवाइडेड बाय करंट इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज हमको सर्किट का कितना है, EMF ऑफ द सेल, और 3i जो है टोटल करंट, तो इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 3i। ये इक्वेशन 2 सपोज किया। अब जो है इक्वेशन 1 में जो है हम ये निकाले हैं कि एप्सिलॉन इक्वल टू 5/2 इंटू IR, ये हुआ। और इस 1 का वैल्यू जो है इसमें अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तब यहाँ लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 इंटू वी गेट ReQ इक्वल टू होता है, मतलब एप्सिलॉन का वैल्यू होगा 5/2 IR, और यहाँ जो है सो 1/3i हुआ। और इसको जो है सो ये मैंने सॉल्व करते हैं, मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5/6R हुआ। और हमको जो है क्वेश्चन में दिया हुआ R का वैल्यू 1 ओम दिया हुआ है, कि मतलब प्रत्येक रजिस्टर जो है सभी का रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो अगर R का वैल्यू 1 दे देते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू 5/6 ओम हुआ। अब हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मांग रहा था पूरे नेटवर्क का, तो ये 5/6 ओम निकला। और उसके बाद है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द मतलब नेटवर्क, हर ब्रांच में करंट का वैल्यू क्या होगा। तो अभी करंट के लिए फार्मूला, अभी ओम्स लॉ से बात क्या किए, करंट अगर निकालना होगा तो सर्किट का वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हमको ReQ है, और वोल्टेज जो है पूरे सर्किट का, यहाँ जो है सो ये भी देख लिए हैं कि सर्किट का वोल्टेज कितना एप्सिलॉन है। तो इसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से अगर हम EMF को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो 3i का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे ये जो है सो वी कैन राइट द टोटल करंट इन द नेटवर्क, टोटल करंट इन नेटवर्क हुआ 3i, और वोल्टेज कितना है तो सेल का जो EMF सो, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से इसको डिवाइड करेंगे नेटवर्क की वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज ये टोटल करंट हुआ। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू 5/6 ओम है यहाँ। और EMF ऑफ द सेल जो है, सेल का EMF जो है सो हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, एप्सिलॉन इक्वल टू 10 वोल्ट। और यहाँ हम ये जो EMF का वैल्यू हम 10 वोल्ट अगर दे देते हैं, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5/6 है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3i इक्वल टू हो गया 10 डिवाइडेड बाई 5/6, इसको सॉल्व किया 2 इंटू 6 यानी 3i इक्वल टू 12 एम्पियर। तो i इक्वल टू हो गया 12/3 यानी 4 एम्पियर। यानी प्रत्येक ब्रांच में करंट का वैल्यू जो हुआ हमको ये 4 एम्पियर हुआ। यहाँ लिख भी दिया सर द करंट इन ईच एज ऑफ द क्यूब कैन बी सीन फ्रॉम फिगर। कैसे, तो i का वैल्यू निकालते हैं 4 एम्पियर। अब i का वैल्यू, अब सर्किट को देखा जाए इसमें, तो i का वैल्यू जो है सो हमको 4 एम्पियर निकला। तो इसमें देखते हैं कि AB ब्रांच में भी I है, AD ब्रांच में भी I है, A डैश में I है। तो जहाँ जहाँ I है मना है तो वहाँ हम लिख देंगे क्या 4 एम्पियर। और जिस ब्रांच में I/2 है इस मतलब 2 एम्पियर हुआ। तो इसमें जो है जितने भी नेटवर्क में जो है सभी में जो है हमको मतलब कुछ जगह I है, कुछ जगह I/2 है। जहाँ I है वहाँ 4 एम्पियर लिखेंगे, जहाँ I/2 है वहाँ 2 एम्पियर लिखेंगे। तो हमको जो है सो जो डिमांड किया था क्वेश्चन ये था कि determine the equivalent resistance of the network and current along each edge of the tube। equivalent resistance of the network को निकाल दिया, इसका वैल्यू जो है सो 5/6 ओम हुआ। और इस ब्रांच में जो करंट जो हुआ उसको हम डायग्राम से देख सकते हैं। और इस तरह से जो है ये मेरा इस लेक्चर को यहीं क्लोज कर रहे हैं।